साल था 1947। ये भारत के लिए एक ऐसा साल था जो उम्मीद और दर्द दोनों एक साथ लेकर आया। एक तरफ सदियों की गुलामी के बाद आज़ादी का जश्न था, तो दूसरी तरफ था बंटवारे का एक ऐसा जख्म जो आज तक भर नहीं पाया है। तो चलिए आज इसी उथल-पुथल के बीच एक नए राष्ट्र के जन्म की कहानी को समझते हैं। जवाहरलाल नेहरू के ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये करोड़ों हिंदुस्तानियों की धड़कन थे। सोचिए, एक नई सुबह का वादा, एक ऐसे भविष्य का सपना जो हर किसी की आंखों में बस रहा था। लेकिन उसी उम्मीद भरे आसमान पर बंटवारे का एक काला बादल भी मंडरा रहा था, और इस दर्द को, इस सदमे को फैज अहमद फैज ने अपने शब्दों में कुछ ऐसे पिरोया। मतलब आज़ादी तो मिली, पर साथ में एक ऐसी त्रासदी भी आई जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर खुशी, गम और चारों तरफ फैली उथल-पुथल के बीच एक देश कैसे खड़ा हो सकता है? उस वक्त आज़ाद भारत के सामने एक नहीं बल्कि 3 बड़ी चुनौतियां थीं। चलिए एक-एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे मुश्किल चुनौती थी बंटवारा। और ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा बांटना नहीं था, नहीं, ये तो समुदायों का, पड़ोसियों का, दिलों का बंटवारा था। तो ये बंटवारा हुआ क्यों? इसके पीछे थी टू नेशन थ्योरी, या कहें द्विराष्ट्र सिद्धांत। ये एक ऐसी सोच थी जिसका मानना था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग-अलग कौमें हैं और वो एक देश में साथ नहीं रह सकते। और बस इसी एक सोच ने पूरे देश को धर्म के नाम पर बांट दिया। अब सोचिए, इस एक राजनीतिक फैसले का असर क्या हुआ? कोई छोटा-मोटा असर नहीं, लगभग 80 लाख लोग, जी हां, 80 लाख लोग रातों रात बेघर हो गए। उन्हें अपना सब कुछ, घर, जमीन, यादें, सब छोड़कर एक अनजान सरहद के पार जाना पड़ा। ये इतिहास का सबसे बड़ा और शायद सबसे दर्दनाक पलायन था। और इस सफर की कीमत लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। बंटवारे के दौरान जो हिंसा भड़की, उसमें अंदाजा है कि 5 से 10 लाख लोगों की जानें गईं। ये आज़ादी की एक ऐसी भयानक कीमत थी जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। जमीन पर जो हालात थे वो तो और भी भयानक थे। लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता, ये शहर जैसे नफरत की आग में जल रहे थे। सोचिए, जो कल तक पड़ोसी थे वो रातों रात एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और लाखों लोगों के लिए आज़ादी का मतलब था रिफ्यूजी कैंप्स में एक ऐसा भविष्य जिसका कोई ठिकाना नहीं था। इस दर्द को, इस पीड़ा को अमृता प्रीतम ने अपनी कलम से आवाज दी। उन्होंने पंजाब के सूफी संत वारिस शाह को याद करते हुए लिखा कि आज पंजाब की एक नहीं बल्कि लाखों बेटियां रो रही हैं, और सच में यही वो एहसास था जिसे दिलों का विभाजन कहा जाता है। तो एक तरफ बंटवारे का जख्म था जिसने देश की बाहरी सरहदें खींच दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भारत के अंदर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। सवाल ये कि 500 से भी ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों को एक देश के झंडे के नीचे कैसे लाया जाए? जरा सोचकर देखिए, भारत का नक्शा और उस पर 565 अलग-अलग छोटे-छोटे देश। आज़ादी के बाद ये सच हो सकता था, क्योंकि इन रियासतों को ये आज़ादी थी कि वो चाहें तो भारत में मिलें, पाकिस्तान में मिलें, या फिर अपना अलग देश ही बना लें। मतलब भारत के कई टुकड़े हो जाने का खतरा एकदम सिर पर था। और इस मुश्किल घड़ी में सामने आए देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो इस खतरे को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने इन रियासतों के राजा महाराजाओं को भारत में शामिल होने के लिए मनाया, और ये काम उन्होंने जिस कूटनीति और दृढ़ता से किया वो अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन सब कुछ आसानी से नहीं हुआ। हैदराबाद का मामला सबसे मुश्किल था। वहां के निजाम, जो उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से थे, उन्होंने कह दिया कि वो तो आज़ाद रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने रज़ाकार नाम की एक फौज बना ली जो लोगों पर जुल्म करती थी। जब प्यार से, बातचीत से बात नहीं बनी, तो भारत सरकार को एक्शन लेना पड़ा, और सितंबर 1948 में सैन्य कार्रवाई के बाद हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। चलिए, तो देश की बाहरी सरहदें बन गईं, रियासतें भी भारत में शामिल हो गईं। अब एक नया नक्शा तैयार था। पर सवाल ये था कि इस नक्शे के अंदर जो राज्य बनेंगे, उनकी सीमाएं क्या होंगी? और यहीं से शुरू हुई तीसरी बड़ी चुनौती। भारत में इतनी सारी भाषाएं बोलने वाले लोगों को कैसे एक साथ रखा जाए? अब देखिए, यहां सरकार के सामने एक बड़ी दुविधा थी। एक तरफ तो आज़ादी की लड़ाई के वक्त ये वादा किया गया था कि जब देश आज़ाद होगा तो भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ बंटवारे का दर्द अभी ताज़ा था। सबको डर लग रहा था कि कहीं भाषा के नाम पर देश में और फूट ना पड़ जाए। और ये फैसला टलता रहा।
देखिए, 1920 में वादा हुआ, 1947 में उसे टाल दिया गया। लेकिन फिर 1952 में एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। पोटी श्रीरामुलु नाम के एक गांधीवादी नेता ने अलग आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 56 दिन तक भूख हड़ताल की और उसमें उनकी जान चली गई। उनकी शहादत के बाद पूरे देश में जबरदस्त आंदोलन हुए, हिंसा भड़की और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन शुरू हुआ। उस जमाने में इस डर को एक नाम दिया गया था, भाषाई जिन। नेताओं को लगता था कि अगर ये जिन एक बार बोतल से बाहर आ गया, मतलब अगर एक भाषा के आधार पर राज्य बना दिया, तो फिर तो हर भाषा के लोग अपना अपना राज्य मांगने लगेंगे और देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी। तो बंटवारे का दर्द, रियासतों को जोड़ने की चुनौती और फिर भाषा के आधार पर देश को फिर से बनाने का काम, ये 3 बहुत बड़े तूफान थे। सवाल यह है कि भारत इन सब से निकला कैसे? कैसे अराजकता से एकता का सफर तय किया गया? इसका जवाब कुछ बड़े और साहसी फैसलों में छुपा है। पहला, धर्म के नाम पर हुए बंटवारे के बावजूद भारत ने धर्मनिरपेक्षता को चुना, एक ऐसा संविधान बनाया जो हर धर्म को बराबर मानता है। दूसरा, एक मजबूत इरादे के साथ बिखरे हुए भारत को एक नक्शे में जोड़ा गया। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, भाषा की मांग से डरने की बजाय उसे सम्मान दिया गया और इसने साबित कर दिया कि विविधता भारत की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो एक बात तो साफ है, भारत की एकता कोई विरासत में मिली चीज नहीं है। इसे बहुत मेहनत से गढ़ा गया है, बातचीत से, समझौते से और कई बार कड़े फैसले लेकर। ये कहानी हमें बताती है कि एक देश को बनाना एक लगातार चलने वाला काम है। और ये सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है कि इतनी सारी अलग अलग पहचानों वाले इस देश को आज कौन सी चीज एक साथ जोड़े हुए हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना है।